इंडियन इकोनॉमी किस हिसाब से बर्बाद हो रही है, जीडीपी किस हिसाब से हिली हुई है, और ये जो वार्निंग दी थी इसके पीछे का सच क्या है। डेटा ड्रिवन वीडियो, कोई भी अपने आप से अजम्पशन नहीं है और डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। ये वीडियो देखना, आपके कॉन्टेक्स्ट, आपके कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे। सबसे पहले उदय कोटक आते हैं और कहते हैं कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि जो इंडिया है वो एक बिग शॉक में जाने वाला है ईरान और यूएस की वॉर के साथ। हमने बोला यार उदय कोटक हैं, क्या ही पता है, इन्होंने सिर्फ एक बैंक की तो चलाया है, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक की तो चलाए, क्या ही पता होगा। फिर आते हैं हमारे मोदी जी जो कहते हैं कि इंडिया को कम बाय करना चाहिए गोल्ड, इसके अलावा ऑयल कम खरीदना चाहिए, डिमांड कम होनी चाहिए। ये सब आकर के मोदी जी कहते हैं कि घूमने फिरने मत जाओ और जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है ना वो बचा करके रखो। हमने सोचा मोदी जी ने बोला है, कोई सीरियस बात तो होगी नहीं, क्योंकि जो मोदी जी हैं तो कभी भी आकर के कुछ भी बोल देते हैं। फिर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आती हैं और वो कहती हैं कि हमें 3F के ऊपर फोकस करना है, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज। मतलब क्या है कि हर इंसान आपको कह रहा है, बड़ा बड़ा इंसान मतलब जिसकी कोई पोजीशन है, वो आपको कह रहा है कि भाई वार्निंग हो रही है, कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। हम कह रहे हैं कुछ तो आ रहा है, बट क्या आ रहा है? हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब आपको फर्क पड़ेगा अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, इवन इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो क्यों ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसेट एलोकेशन के लिए, क्या मेन प्रॉब्लम चल रही है और इसका एक्चुअली सॉल्यूशन क्या है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। डेटा ड्रिवन वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज से सिर्फ कुछ टाइम पहले तक एक बात हो रही थी कि जो सोलर इंडस्ट्री है ना, इसमें इंडिया दबा करके ग्रो करेगा। क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि जो चाइना है उसके ऊपर बड़े बड़े टैरिफ लग गए जो कि अमेरिका ने लगा दिया है। तो इंडिया के जो सोलर एक्सपोर्ट्स थे वो एकदम से बढ़ गए थे। लेकिन आज के हाल क्या है सोलर एक्सपोर्ट के? इंडियन सोलर एक्सपोर्ट बूम collapse as US tariff bites। मिट चुका है मल्टी बिलियन डॉलर हाई मार्जिन एक्सपोर्ट, जहां पे जो इंडिया है अपना ट्रेड डेफिसिट कम करने की कोशिश कर रहा था। ये वाली लाइन आपको डराएगी कि इंडिया के जो टॉप लिस्टेड सोलर मॉड्यूल कंपनी है उन्होंने नील एक्सपोर्ट करा है ड्यूरिंग क्वार्टर एंड 31 मार्च। नील का मतलब पता है? ऑलमोस्ट जीरो। और ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, कोई बना करके नहीं बोल रहा। सिर्फ वारी एनर्जी है जिसने इथोपिया के साथ कोलैब करके अपने जो मार्जिन्स हैं उसको बचाने की कोशिश करी। और यहां पर देखो $2 बिलियन वर्थ ऑफ मॉड्यूल एक्सपोर्ट चले गए थे FY24 के अंदर। तो अमेरिका ने एक और हमें झापड़ा लगाया है। आप ये सोचोगे कि ठीक है अमेरिका को नहीं बेचेंगे, किसी और को बेचेंगे। भाई अमेरिका एज अ नेशन, जापान एज अ नेशन हाई प्रीमियम पे करते हैं सेम प्रोडक्ट के लिए। मतलब हमारा जो डेफिसिट होता था वो कम हो जाता। तो यहां पर हमने चपेट खा ली। आप सोचोगे ठीक है टैरिफ आज नहीं तो कल हट जाएंगे, तो क्या होगा? जो चाइना है उसने अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया है, जैसे पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ा दिए हैं चाइना ने। इसका क्या मतलब है? ये जो रॉ मटेरियल है ये हम इंपोर्ट करते थे चाइना से, इसका मतलब इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई, मतलब रॉ मटेरियल बढ़ गए। मतलब अब जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, उसकी जो कॉस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसका क्या मतलब है कि भाई जो एक्सपोर्ट करेंगे वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा चाहिए थे, जो कि ऑलरेडी कम हो चुके हैं। और ये जो इंडस्ट्री है ये गवर्नमेंट के आगे गुहार लगा रही कि भाई साहब जो आपने बोला था प्लीज कुछ तो करो, हमें इंपोर्ट करने दो अलग अलग देशों से और हमें फायदा उठाने दो, हमें सपोर्ट करो। ये इंडस्ट्री इस समय पे कह रही है सरकार से। और सिर्फ ये इंडस्ट्री नहीं कह रही, अब देखो इंडिया की इंडस्ट्रीज के हाल क्या है। अब जो चाइना है उसने इंडियन राइस एक्सपोर्ट को डिनाई कर दिया, कह रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। मतलब क्या है कि जो चाइना है जिसको हम थोड़ा बहुत बेच पाते थे अपने चावल, उसने भी मना कर दिया। मतलब जो हमारा इंडिया और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा। वही चावल आप और मैं भी खाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें FSSAI की स्टैंप दिख जाती है। लेकिन चाइना को ऐसा क्या दिख रहा है कि हम तो तुम्हारे चावल भी नहीं खाएंगे, इंपोर्ट भी नहीं करेंगे। अब देखो इसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा। जो दूसरे नेशन है वो भी ये सोचेंगे कि चाइना ने मना करा है, ऐसा क्या है यहां पर, और वो आकर के अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हो सकता है कि वो भी मना कर दे। ऐसा पहले हो चुका है। कहां हुआ है? अब ये देखो। अब देखो सिंगापुर के बाद जो इंडिया के स्पाइसेस है वो हांगकांग के अंदर भी बैन हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आप मालदीव्स देखोगे, वहां पर भी जो हमारे एक्सपोर्ट थे स्पाइसेस के वो कहीं ना कहीं कम हो रहे थे। हम कभी भी इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते और आपकी और मेरी चिंता तो किसी को है नहीं, ये चीज क्लियर है। लेकिन हमारे जो एक्सपोर्ट है उसकी चिंता होनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, ताकि हमारा ट्रेड सरप्लस रहे, उसकी भी चिंता नहीं है। एक इंडस्ट्री और बहुत बुरी तरीके से पिटी है। और सिर्फ ये इंडस्ट्री नहीं, एक और दिखाता हूं मैं आपको। जापान ने इंडिया के जो मैंगो है उसको इंपोर्ट करने से मना कर दिया है। मतलब क्या है भाई, आम के रेट इंडिया में तो सस्ते हो जाएंगे क्योंकि बाहर वाले खाने को तैयार नहीं है। कह रहे कि जो आपकी लैब्स हैं, जिस तरीके से आप प्रोड्यूस करते हो, ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं है, आप ही खाओ आपके आम।
इंडिया किसको एक्सपोर्ट करता था? जापान को, दुनिया के अलग अलग देशों को करता था। जापान को कम करता था, लेकिन जो मार्जिन थे वहां पर स्ट्रांग थे, उसने मना कर दिया। 20 साल पहले भी ये चीज हो चुकी थी और इस बार दोबारा से होगी। मतलब क्या है कि जापान को देख करके और भी जो कंट्रीज हैं जो अपने लोगों की थोड़ी सेफ्टी की चिंता करती हैं, वो भी कहीं ना कहीं मना कर सकती हैं। हमने मसाले के केस में ये चीज ऑलरेडी देख चुके। तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो अब कम होना शुरू हो चुके हैं। अलग अलग इंडस्ट्री को हिट होना शुरू हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि जो जीडीपी इंपैक्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट है, फॉरेन रिजर्व है, इन सब पे इंपैक्ट आने वाला है। आप गोल्ड मत लो, आप खाओ पियो मत, आप फ्यूल मत यूज करो, आप वर्क फ्रॉम होम करो, आप सब कर लो, लेकिन जो आपकी बेसिक नीड है, जो फैसिलिटी के अंदर रेगुलेशन है, रेगुलेटरी बॉडीज है, वो अपना काम नहीं करेंगी। लेकिन जो पीएम मोदी है ना, वो बड़े कंसर्न है इस चीज को लेकर के। उन्होंने संडे को अर्ज किया है इंडिया से कि भाई आप हाइड्रेटेड रहो, पानी पियो, पानी पीना जरूरी है, बाकी सब होता रहेगा, पानी पीते रहो। अब इनसे कोई ये बताओ कि भाई पानी पीने के अलावा कुछ और खाने के तो पैसे छोड़े ही नहीं आपने, स्टॉक मार्केट गिरी हुई है तो वहां पैसे फंसे हुए हैं। उसके अलावा क्या है, जॉब्स है नहीं मार्केट के अंदर, तो लोग जॉब करेंगे कैसे? इसके अलावा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई दर बढ़ रहा है, 7 रुपए से ज्यादा ऑयल के प्राइसेस 2-3 हफ्तों के अंदर बढ़ चुके हैं। और क्या चाहते हो, इंसान पानी ही पिएगा, उसके अलावा भी कुछ नहीं कर सकता। बट लोगों ने सोचा कि चलो पानी पी लेते हैं, काम यहां से हो जाएगा हमारा सही। लेकिन जब पानी लेने गए तो पता चला कि घर के बाहर तो पानी का टैंकर ही नहीं आया। तो पानी आप पियोगे कैसे अगर टैंकर ही नहीं आ रहा? क्योंकि इंडिया के अंदर तो पानी की भी शॉर्टेज है और जो टैंकर आ रहे हैं उसके अंदर भी जर्म्स निकल रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपके खाने में दिक्कत है, खाना महंगा भी हो रहा है, वही दिक्कत वाला खाना महंगा भी हो रहा है, और पानी भी कैसे पियोगे? क्योंकि जो फ्री का पानी है वो तो ऑलरेडी गंदा हो रहा है, या फिर गंदा पानी भी आपके घर तक नहीं आ रहा। आप सोचोगे इन सब से क्या होगा? इन सब से प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है। देखो इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो स्केल में नापी जाती है कि काफी कम है ऑलरेडी। मतलब सेम काम अगर किसी दूसरे देश के लोगों को दिया जाए और सेम काम इंडियंस करे 4 घंटे के अंदर, तो हमारी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होगी, क्योंकि हमें चाय और सुट्टा दोनों पीना होता है। लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम यहां पर नहीं आती। प्रॉब्लम आती है कि जब हीट वेव ज्यादा होंगी, एल नीनो जो आपने रिसेंटली सुना होगा, ये काफी ज्यादा हो जाएगा, लोग डिहाइड्रेटेड होंगे, पानी नहीं होगा, तो आपकी एनर्जी वैसे भी डिप्लीट हो जाएगी। चलो यहां तक भी चीजें सही है, मैं एक एक करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डेटा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है। ठीक है, ये नेगेटिविटी नहीं है, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बंद करके बोल रहा हूं, ये डेटा है, गवर्नमेंट खुद बताती है, बस आपको पता नहीं चलता। अब इसी साल एक और बड़ा झटका लगता है कि जो इंडिया की जीडीपी है वो 6th बड़े पायदान पे आ जाती है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा होने के पीछे सिंपल रीजन था कि हमारे पास जो करेंसी है, हमारी जो करेंसी है वो काफी ज्यादा वीक हो गई, जिस वजह से हम काफी ज्यादा नीचे फिसल गए। अब इससे क्या कोई बड़ा इशू है? अगर आपके और मेरे नॉर्मल जिंदगी की बात करूंगा तो इससे कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पैसे इंडिया में पहले भी नहीं थे। पर कैपिटा इनकम $2600 पर ईयर के आसपास है, तो ऑलरेडी हम काफी पीछे चल रहे थे। लेकिन इससे एक इशू आता है स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से कि अब जो इमर्जिंग मार्केट जो इंडाइसेस बनाया जाता था, MSCI इंडेक्स, उसके अंदर जो हमारी वेटेज है वो कम हो जाएगी, मतलब FII का पैसा कम आएगा। और इस इंडेक्स को देख करके ही काफी सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में अपना पैसा लगाते हैं। और ये चीज आपको कोई नहीं बताया कि इंडियन मार्केट को रिकंसिडर किया जा रहा है। मतलब पहले जो बुलिशनेस होती थी ना FII के लिए, वो अब रिकंसिडरेशन के अंदर मूव हो चुकी है। अब ऐसा क्यों हुआ है? एक और चीज सुनो, इंडिया की मार्केट को ताइवान की मार्केट ने बीट कर दिया है रैंकिंग के लिए, लेकिन कौन सी मार्केट अच्छी है रिस्क हैंडल करने के लिए? अब मुझे बताओ भाई, जिस मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं है उस मार्केट में क्या रिस्क होगा? करेंसी तो गिर रही है, और जहां पे कोई पैसा डाल ही नहीं रहा, निकालेगा कहां से? और ताइवान की मार्केट बढ़ रही है। आप सोचोगे सिर्फ ताइवान की मार्केट क्यों बढ़ रही है? एआई वाली जो बूम चल रही है वहां पे ये बड़ा इंपैक्ट पैदा कर रहे हैं। अब ताइवान की मार्केट नहीं, अगर आप साउथ कोरिया की मार्केट देखोगे कुछ सालों में, तो उसने भी तगड़ा बूम करा है। साउथ कोरिया की नहीं, आप जापान की मार्केट देख लो, उसने भी तगड़ा बूम करा है। यूएस की मार्केट देख लो, उसने भी तगड़ा बूम करा है, क्योंकि यहां पर एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर वाली कंपनीज हैं, और FII सिर्फ वहां पर पैसा डाल रहे हैं। हम सोचे हम सिर्फ प्रॉक्सी प्ले में काम करेंगे, जब प्रॉक्सी प्ले करने जाते तो टैरिफ लग जाता है। सोलर में प्रॉक्सी प्ले करने की कोशिश करी थी, तो ये झटका इंडियन इन्वेस्टर्स को लग रहा है, इंडियन एक्सपोर्टर्स को लग रहा है, और आपको और मेरे तक भी आता हुआ जल्दी दिखेगा। और सिर्फ यहां तक नहीं, जो FII है उसने 20,000 करोड़ एक दिन के अंदर निकाल लिए थे फ्राइडे के अंदर। अब ये ऐसा क्यों हुआ था? MSCI इंडेक्स के अंदर रीबैलेंस हुआ था। तो क्या बार बार होगा? नहीं, शायद एक बार हुआ है, अब दोबारा तो नहीं होगा ये। हाँ, थोड़ा बहुत गिरेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, और पैसा निकाला है तो लगाया भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ निकाल लिया है। लेकिन इतना बड़ा
आउटफ्लो, क्या हमारी इकोनॉमी बनी है झेलने के लिए? आप मुझे, खुद को, सबको बोल दोगे ऑयल मत खरीदो, फ्यूल मत खरीदो, लेकिन जो आईएनआर बेच करके डॉलर में कन्वर्ट कर रहा है एफआईआई, उसको कैसे रोकोगे? आप उसको तो रोक नहीं सकते, उससे भी एक बड़ा इंपैक्ट आता है। अब जब ये सारे पंगे चल रहे थे तो गवर्नमेंट कहती है कि एक काम करते हैं कि जो हमारे टैक्सेस है ना, कैपिटल गेन टैक्सेस हैं, उसको कम करने की बात करते हैं, क्योंकि आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपकी जीएसटी काम नहीं कर रही थी तब आपने उसको कट करने की कोशिश करी। जब आपके टैक्स सिस्टम के अंदर हाल खराब हो गया कि आप जब एक नॉर्मल इन्वेस्टर, एक नॉर्मल पर्सन से इतना सारा टैक्स ले रहे थे, उसके पास पैसा ही नहीं बच रहा था, तब आप कहां पर थे? फिर आपने बोला नहीं नहीं ये गलती थी, हमें थोड़े टैक्स कम करने चाहिए, ब्रैकेट बढ़ाना चाहिए। अब आपने कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगा रखा था इतने सालों से, अब आप कह रहे हो ठीक है एक काम करते हैं कैपिटल गेन टैक्स कम कर देते हैं। मतलब आप एक पॉलिसी बनाते हो, उस पॉलिसी के रिपरकशंस आप नहीं समझते कि भाई क्या क्या इंपैक्ट आएगा, उससे कितनी चीजें बर्बाद हो सकती हैं, कितना आउटफ्लो आ सकता है, इनफ्लो आ सकता है, बस आप इंप्लीमेंट करते हो और उसके कुछ सालों के बाद आप कहते हो कि यार एक काम करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि इंपैक्ट तो बढ़ चुका है, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। अगर आप ऐसे पॉलिसी बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? काम चल ही नहीं पाएगा और काम नहीं चल पा रहा, यही मेन इशू आ रहा है। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रही है? क्या कैपिटल गेन कम करने से एफआईआई वापस आ जाएंगे इंडिया के अंदर? नहीं आएंगे भाई। क्यों नहीं आएंगे? आप ये समझो ना, इंडिया के अंदर आपको अगर पैसा डालना है तो आईएनआर को स्टेबल होना पड़ेगा कि भाई आप प्रिडिक्ट कर पाओ कि एक साल में कितना गिरती है आईएनआर। कभी ये 3% हुआ करते थे कि 3% आईएनआर गिरता है, इंडियन स्टॉक मार्केट 14% बना लेता है, टैक्सेस कम थे तो एफआईआई डालते थे, एवरेज रिटर्न बना करके निकल जाते थे, इंडिया से ग्रोथ होती थी कंपनीज में इसी वजह से। लेकिन आज की डेट में क्या है, एक साल में 12% आईएनआर गिर गया डॉलर टर्म्स के अंदर। एफआईआई बोलेगा भाई आज मैं पैसा डालूं, कल मार्केट चले ना चले, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए पता नहीं, लेकिन 12% मेरी वैल्यू गिर गई पैसे की, तो मैं ये 12% का लॉस क्यों लूं 14% बनाने के लिए? तो करेंसी जो डी वैल्यू हो रही है इसको कोई रोक नहीं पा रहा। मैं कह रहा हूं रोकना भी नहीं चाहिए, जाने दो यार। 110 रुपए, 115 रुपए, 150 रुपए पर डॉलर पे जाके रुकेगा तो सही। जब रुकेगा तो वापस से कॉन्फिडेंस आएगा और आईएनआर वापस आएगा, क्योंकि देखो आपके और मेरे हाथ में तो वैसे ही कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ रोना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अदर देन दैट, अगर आप ये सोचो कि भाई ये जो टैक्स है इससे कुछ बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा, नहीं। जब तक आपकी मार्केट के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो आप ग्रो कैसे करोगे? एआई डेटा सेंटर थीम इस समय पे चल रही है, हाँ वो बबल है, बिल्कुल बबल है भाई। इस समय पे जो कंपनीज हैं इनको अपना रेवेन्यू मॉडल ही नहीं पता कि एक्चुअली पैसा कैसे कमाएंगे। इनको यही समझ नहीं आ रहा, चैट जीपीटी ओरेकल को पैसा दे रहा है, ओरेकल माइक्रोसॉफ्ट को दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट गूगल को दे रहा है, गूगल चैट जीपीटी को दे रहा है, चैट जीपीटी क्लाउड को दे रहा है। तो ये सर्कल बना हुआ है इस समय पे ओवरऑल कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा जा रहा है, उसी से वैल्यूएशन ऊपर जाएगी। लेकिन एक और चीज आप ये समझो कि अगर एआई बबल फट गया और ये सारी कंपनी कोलैप्स हो गई, तो जो यूएस की एक मोनोपोली है ना इस समय पे, पावर स्ट्रेंथ क्या है यूएस की, टेक्नोलॉजी, अगर इसी में यूएस बीट हो गया चाइना से तो यूएस ऑलमोस्ट एंड है। यूएस कैसे बच पाएगा? और उसके पास सबसे बड़ी पावर है भाई, कौन सी पावर है? करेंसी प्रिंट करने की। वो प्रिंट करके बबल बनाता रहेगा, हो सकता है बर्स्ट हो जाए 2 साल 5 साल 10 साल में, लेकिन तब तक तो वो अपना काम करके निकल जाएगा ना। हो सकता है तब तक एआई इतना एफिशिएंट हो जाए कि वो ग्रो करने लगे, रेवेन्यू आने लगे। जैसे आने वाले टाइम पे आपके और मेरे लिए शायद एआई फ्री रहे इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन कंपनी के लेवल पे ये जो एआई है ये चार्ज कर रहे हैं, हेवीली चार्ज कर रहे हैं, और ये चार्जेस और बढ़ेंगे। तो ये याद रखना कि ये एआई जा कहीं भी नहीं रहा है, बर्स्ट हो भी जाएगा, जो कंपनी रेवेन्यू बना पाएगी वो ग्रो कर लेगी 2000 के बबल की तरह, ठीक है। तो ये मत सोचो कि भाई एआई कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ बाकी चीजें। भाई मैं कह रहा हूं 60% क्रैश हो जाए आज की डेट में ऑल टाइम हाई से, एआई की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन क्या आने वाले 10 साल में ये रिकवर नहीं कर पाएगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, यूएस का डेट कम होगा। यूएस ये सारे काम इस वजह से कर रहा था कि डेट कम हो। हर 20 साल में एक नई टेक आ जाती है जो यूएस का डेट कम करती है, ठीक है। इंटरनेट की वजह से भी यूएस का डेट कम हुआ था, अब एआई की वजह से भी ये उम्मीद है कि यूएस का डेट कम होगा 40 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। ये चीज चल रही है, इसलिए अगर एआई फटा तो आप ये मानो ग्लोबल सिचुएशन एक बड़े संकट में आ जाएगी। आप सोचोगे चाइना ग्रो कर जाएगा, चाइना भी ग्रो नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि उसका भी तो रिजर्व जो है वो डॉलर्स में पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत गोल्ड में करा हुआ है, और चाइना पे लोग ट्रस्ट थोड़ा करते हैं, दुनिया ट्रस्ट थोड़ा करती है कि इसको ग्लोबल करेंसी बना दिया जाए। तो अभी सिचुएशन ये चल रही है ओवरऑल दुनिया की। अब आई होप आपको ग्राउंड रियलिटी पता चल गई होगी कि भाई ये बड़े बड़े लोग क्यों कह रहे हैं कि दिक्कत है, और एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज हमें क्या करना चाहिए, हमें ये डेटा पॉइंट्स पता होने चाहिए ना। ऐसा करना है कि भाई मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, सिर्फ एसआईपी करूंगा जिंदगी सेट हो जाएगी। दूसरा कि मैं एसआईपी नहीं करूंगा, बेच करके निकल जाऊंगा, चीजें बर्बाद हो जाएंगी। नहीं, ये दोनों ही एक एक्सट्रीम
स्टेप्स हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए। मेरे हिसाब से हमारे पास लेट से 100 रुपए हैं तो इंडिया के अंदर हमें 50 रुपए लगाने चाहिए, बिकॉज हम जानते हैं, लेकिन रैंडम किसी कंपनीज में नहीं, जैसे एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल मार्केट, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरे ख्याल से ये थीम्स लॉन्ग टर्म में भी चल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी सारी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, तो स्टडी करना शुरू करो शेयर बाजार को। सिर्फ म्यूचुअल फंड के भरोसे मत बैठो, बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट करता है 2 4 5% से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। और अगर इकोनॉमी गिरने लग गई तो म्यूचुअल फंड भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्टडी करना शुरू करो, आज से नहीं कि आज से बेच देता हूं कल से इन्वेस्ट करूंगा, नहीं, स्टडी करना शुरू करो मेरे हिसाब से। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, उसके अलावा दुनिया में भी इन्वेस्ट करो, जैसे यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, साउथ कोरिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्सपेंसिव मार्केट है, अंडर वैल्यूड नहीं है, एक्सपेंसिव मार्केट है, लेकिन अपॉर्चुनिटी और है कहाँ। एफआई आज भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो फटेगा तो सबका पैसा जाएगा, नहीं फटेगा तो पैसा तो वैसे भी जा रहा है, कम से कम करेंसी रिस्क से तो बच जाओगे। ठीक है, थोड़ा पैसा मेरे हिसाब से वहां डालो, एसेट एलोकेशन करो, जैसे गोल्ड के अंदर थोड़ा इन्वेस्ट करो 10-12% के आसपास, सिल्वर में थोड़ा इन्वेस्ट करो 5-7-10% के आसपास, और उसके साथ साथ इमरजेंसी फंड बनाओ। इमरजेंसी फंड के अंदर आपको एफडी के अंदर पैसा रखना चाहिए कि भाई कोई बड़ी दिक्कत आ जाए 6-7 महीने में, तो कम से कम 6-7 महीने साल भर का पैसा आपके पास होगा। ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 साल में चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी। जब बेटर हो जाएंगी तो चीज़ें वापस रिकवर कर जाएंगी। ये सब ईरान यूएस की वॉर से पहले से है, बस ये जो छुपी हुई चीज़ें थी ना, ये निकाल दी ईरान वॉर ने। ठीक है, तो ये मत सोचो ये ओवरनाइट हुआ है, ये ऑलरेडी था, ये हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ईरान वॉर के बाद ये प्रोमिनेंट हो गया, दुनिया को दिखने लग गया कि एक्चुअली ये ग्राउंड रियलिटी है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत है। जहाँ पर पैसा लगाना है वहाँ पैसा लगाओ, जहाँ से पैसा निकालना है वहाँ से पैसा निकालो। जैसे कि एक और डेटा मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय पे इंडिया का जो केपेक्स है वो कौन कर रहा है। गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है हमारी, वो प्राइमरीली इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड कर रही है। बाकी जो पब्लिक कैपेक्स है वो कुछ खास हो नहीं रहा, मतलब गवर्नमेंट ही पैसा डाले जा रही है। अब जो गवर्नमेंट पैसा डाल रही है तो गवर्नमेंट को पैसे की भी ज़रूरत है। गवर्नमेंट कह रही है कि मैं प्राइवेट प्लेयर को टैक्स रिबेट दे दूंगी। अब जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो ये कहते हैं कि भाई आपने टैक्स रिबेट दे दी, एक काम करता हूँ मैं अपने शेयर खरीद लेता हूँ, या मैं ये काम करता हूँ मैं एक ऐसी ऐप बना देता हूँ जिसके अंदर मैं लोगों का मिसयूज़ कर पाऊँ, ओला बना देता हूँ, ऊबर बना देता हूँ, यहाँ पर सस्ती लेबर का फ़ायदा उठा लेता हूँ। आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, आप कोई प्रोडक्टिव एसेट नहीं बिल्ड कर रहे जिससे देश को फ़ायदा होगा। और गवर्नमेंट ने आपको टैक्स रिबेट इसलिए दी थी ताकि आप देश के हित में भी काम कर सको। अब वो तो काम हो नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर या नॉर्मल इंसान के हाथ में पैसे देने चाहिए, क्योंकि अगर वो खर्च नहीं करेगा तो आपकी इकोनॉमी चलेगी ही नहीं। और इंडियंस खर्च करना चाहते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो लोन पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पैसा दोगे तो आपकी जो डोमेस्टिक जीडीपी है वो बढ़ जाएगी। देखो रशिया को देख लो अगर आप, ठीक है, रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन उसने क्या करा, उसने इंटरनल ही अपनी पूरी ग्रोथ साइकिल बना ली कि भाई अब रशिया इंडिपेंडेंट बन गया है काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर। ईरान इंडिपेंडेंट बन गया था, हाँ इकोनॉमी वीक थी, लेकिन अगर हम रशिया के एग्जाम्पल लें तो इतने सारे सैंक्शन के बाद भी आज भी सर्वाइव कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एजुकेट करते हो लोगों को, लोगों के हाथ में पैसा देते हो, मतलब आपके और मेरे हाथ में जो कंपनी है उसको ग्रो करने में हेल्प करते हो। ग्रो का मतलब ये है कि भाई वो इंडिया के अंदर पैसा लगाए। इसी के साथ साथ जो फ्री का पैसा है अगर वो बांटना बंद किया जाए तो भाई लाखों करोड़ों रुपए आप लोगों के बीच में प्रोडक्टिव तरीके से इन्वेस्ट कर पाओगे। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ पॉलिसी के लेवल पर चीजें चेंज होंगी, तब जाकर के इंडिया ग्रो होगा। और एज अ इन्वेस्टर आपको इंडिया एज अ मार्केट देखना है। इंडियन एज अ इंडिया को देखो, लेकिन इन्वेस्टर एज अ इंडिया को मार्केट देखो। डाइवर्सिफाई करो भाई, पॉलिसी चेंजेस होने में टाइम लगता है, इंडिया को रिवाइव होने में टाइम लगेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लगे रहो, शॉर्ट टर्म में तकलीफ रहेगी। और ये सब बता रहे हैं आपको एग्जाम, सिर्फ आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही और मुझे नहीं पता। अगर इस वीडियो के बाद समझ नहीं आई तो समझ नहीं आएगी भाई, ठीक है। थैंक यू।